किसी न किसी बात को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहने वाली मायावती एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई हैं। मायावती कभी भाजपा से संबंधों को लेकर तो कभी भाजपा से प्रेम संबंधों के कारण तो कभी बबुआ के साथ संबंधों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार बुआ भतीजे का मामला एक बार फिर देश की मीडिया की सुर्खियां बन गया है। इस बार एक किरदार मायावती है तो दूसरा किरदार उनका भतीजा। आप सोच रहे होंगे कि हम बात बुआ और बबुआ की कर रहे हैं, लेकिन इस बार बुआ तो मायावती हैं और बबुआ उनका अपना भतीजा आकाश आनंद है। 5 माह पहले बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाते हुए अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। लेकिन आकाश की एक छोटी सी चूक के कारण मायावती की पूरी योजना धराशायी हो गई। मायावती भाजपा की सत्ता में आने के बाद से डरी डरी रहने लगी, क्योंकि भाजपा कभी उनके पास आय से अधिक संपत्ति को लेकर नोटिस भिजवा देती है तो कभी ताज कॉरिडोर केस में। कुल मिलाकर भाजपा ने मायावती को अपने कब्जे में ले रखा है। बसपा ने कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। वही बसपा आज उत्तर प्रदेश में एक विधायक पर सिमट कर रह गई है। कारण मायावती का भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसना। ताज कॉरिडोर मामले में सुना तो यहाँ तक जा रहा था कि मायावती जेल जाएंगी, लेकिन उन्होंने भाजपा के सामने अपने को सरेंडर कर दिया, इसलिए मायावती आज तक जेल तो नहीं गई। मायावती ने जब प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, तब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक बड़ा खुलासा किया था। मायावती के भाई और भाभी को गलत तरीके से 40% कम कीमत पर नोएडा के एक अपार्टमेंट में 261 फ्लैटों का आवंटन किया गया। यही कारण है कि मायावती आज भाजपा से बुरी तरह डरी हुई हैं। आइए अब आपको मायावती ने जो सपने संजोए थे कैसे धराशायी हो गए, इसके बारे में बताते हैं। मायावती ने 5 माह पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था। इसके बाद आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बसपा की रैलियों और रोड शो में शिरकत करने लगे। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आकाश आनंद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बुलडोजर सरकार कहे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में गद्दारों और आतंकवादियों की सरकार है। आकाश आनंद ने यह भी कहा कि बहुजन समाज को बहकाकर वोट मांगने और वोट मांगने आने वालों को जूता मारकर भगाने की बात भी कही थी। आकाश आनंद के लिए यह भाषण ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। देश की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आज 30% पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगार घूम रहा है। आज 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। और ये नहीं कि ये बेरोजगार ये इनके पास नौकरियां नहीं है कि आपको दे पाए। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जो ये चाहे तो कल भर के आप सबको रोजगार दे सकते हैं। परंतु साथियों, इन लोगों की नीयत नहीं है, ये लोग चाहते नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाए, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल गया तो आप अपने संवैधानिक हक के आधार पर आरक्षण के लिए भी मांग कर सकते हैं। साथियों, 2016 से नौकरी नहीं दी है मेरे भाई, 2014 से किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। ये लोग 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा करे थे तुम सबसे। कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? नहीं मिला। तुम्हें पता है, न्यूज़पेपर भी आजकल बेशर्मों की तरह ये खबरें छाप रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी आजकल ऐसी खबरें चल रही हैं। मैं एक पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों को मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 17 लाख से ज्यादा बच्चे मात्र 3,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। और ये 3,000 नौकरियां कोई पढ़े लिखे नौकरियों नहीं, कोई बड़ी अफसर की पोजीशन नहीं थी, ये प्यून की नौकरी थी।
और इसके लिए पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरे जैसे यहां पढ़े लिखे भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप ही बताइए, आपने अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि वो पियोन की नौकरी करेगा? बताइए साथियों, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप देश को चलाने का काम करोगे, आप आईएएस अफसर बनोगे, आईपीएस बनोगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनोगे। साथियों, अगर आपने यहां पे हाथी को जिताकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो यह हमारा आपसे वादा है कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से हर एक गरीब बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा यहां पे एक बड़ी नौकरी पर बैठा होगा। परंतु साथियों, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात माने तो वो रोजगार नहीं दे पाए, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं दिला पाए, तो वो पलट के क्या बोलते हैं हमारे युवा साथियों से कि भाई पकोड़े तलने को भी तो रोजगार कहते हैं। मुझे माफ करना, बोलते वक्त भी शर्म आ रही है। पकोड़े तलने को भी अगर रोजगार कहते हैं, तो अगर ये गलती से सत्ता में दोबारा आ गए तो कटोरा थमा के बोलेंगे भीख मांगने को भी रोजगार कहते हैं। तो अगर आपको भिखारी नहीं बनना, अगर आपको पढ़ा लिखा एक इंजीनियर, एक इज्जतदार नौकरी करनी है, तो साथियों समय आ गया है। ये जो कमल का फूल खिला है, आप सब जानते हैं कमल का फूल कहां खिलता है? साथियों, ये इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि इसने भारत को कीचड़ बना रखा है। समय आ गया है, इस कमल के फूल को उखाड़कर, जलाकर फेंक दीजिए और अपने भारत को दोबारा से एक तरक्की की और प्रगति की ओर ले चलिए। साथियों, जब हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए ये कमल के फूल वाले, जब हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो ये आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या कहते हैं कि भाई हम आपको मुफ्त में राशन दे देंगे। अब बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर, इतनी मेहनत कर कर भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे थे हमें। अब आप ही बताइए साथियों कि ये कोई गर्व की बात है कि 140 करोड़ की भारत की जनता में अगर 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त की राशन की स्कीम में डाल दिया, तो ये कोई गर्व की बात है? बताइए, 80 करोड़ जनता को बना दिया ना भिखारी और गरीब, गलत है? साथियों, जब ये आपसे ये बोले ना कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया है, तो इनसे पूछिएगा तुम कितने अनपढ़ हो सकते हो कि तुम ऐसी बात पे गर्व कर रहे हो, ऐसी बात का प्रचार कर रहे हो जिससे हम सबको, पूरे दुनिया को पता चलता है कि आधा भारत आज गरीब और भिखारी बन चुका है। साथियों, अगर 2014 में जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज ये शायद हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं साथियों कि ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती? आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों? बताइए। 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए? अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए? 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गणना लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं। ठीक है, तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे। 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना? अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग,
भाई अब बताइए, ये लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। साथियों, 12,000 देके 2.5 लाख चूना लगाना शायद गुजराती मॉडल होगा। हमें ये गुजराती मॉडल नहीं रचता, हमारी यूपी की जनता को नहीं चाहिए ये गुजराती मॉडल। मेरे भाई, किसको चाहिए ऐसा ये मॉडल बताइए? यहां पे नहीं चाहिए। 2.5 लाख की नौकरी चाहिए ना, तो हाथी पे बटन दबाओ, हाँ करना बंद करो, हाथी पे बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो। साथियों 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 2024 में आप लोग कितने का पेट्रोल भराते हो? 100 रुपए। कितने का गैस सिलेंडर खरीदते हो? 1200 रुपए। 2014 में क्या दाम था गैस और पेट्रोल का? 400 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, अब इनके मुंह से भाषण में महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? घोटाला है। अरे ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई, घोटाला मत बोलो। ये लोग पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, फिर आपका वोट भी चुरा लेते हैं, आपसे नौकरियां भी छीन लेते हैं, आपको बदले में मुफ्त राशन देते हैं। अब ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे बताओ? चोर, चोर। साथियों, ये एक नंबर के धोखेबाज है, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, आंखों में धूल झोंकना बखूबी जानते हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनकी एक भी शब्द आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बोले कि भाई 5 साल और दे दो, इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया? कितने लोग जेल में गए? अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था, सारे के सारे नए लोग। साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े भाजपा के नेताजी ने हमें बोला कि भाई तुम यूपी की बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए, तुम अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर कितनी तरक्की करी है यूपी ने। यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है। उन्होंने ऐसी हमें सलाह दी तो हमने उनकी सलाह मानी। वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं, तो उनका कहावा क्यों नहीं मानेंगे हम? तो हमने समझा ठीक है भाई, अगर बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है और हम उसको बुलडोजर की सरकार ना कहे और हम अपनी आंखें खोल के देखें कि यहाँ यूपी में कितनी तरक्की हुई है, तो हमने वही किया। अब यूपी की तरक्की हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों, यूपी आज हर रोज यूपी में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में बच्चों के खिलाफ जो शोषण के केसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में, यह है भाजपा की सरकार की यूपी की तरक्की। साथियों, यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के, यह है यूपी की तरक्की।
हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? अब आप ही बताइए। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है, वो तबाही की सरकार है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमल को उखाड़ कर फेंक यहां पर अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का। साथियों, इसी तरह समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से वोट मांगने का काम करेगी। बट साथियों, जिस पार्टी को एक पर्टिकुलर समाज ने, चलिए बोल ही देता हूं साथियों, जब 2022 का इलेक्शन था तो हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने इस समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला कि नहीं डाला, बताइए? परंतु साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ इनके मुंह से एक चू नहीं निकलती है। अब यह भी सच है कि नहीं, आप ही बता दीजिए साथियों। परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ राज्यसभा में, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके खिलाफ ये लोगों के हाथ और जुबान सबसे तेज चलती है और ये उस बिल को फाड़ने का सबसे पहले काम करते हैं। साथियों, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार है कि नहीं? साथियों, चोर है चोर है। साथियों, ये चोर नहीं है। साथियों, ये चोर नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। साथियों, जो अपने समाज के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को चुनाव लड़ाए, उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या पूरे यादव समाज में आपको आपके परिवार के अलावा कोई भी काबिल आदमी नहीं मिला जो चुनाव लड़के पार्लियामेंट जा सके? अब आप बताइए साथियों, क्या ऐसा होता है ऐसी होती है कोई राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ अपने परिवार को लड़ाए? नहीं ना साथियों। तो अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यादव समाज के भाई बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि साथियों, ये पार्टी, अगर आप लोग इनको भी वोट डालेंगे तो आप अपने समाज से गद्दारी कर रहे होंगे। ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश
अंग्रेजी में कहूंगा सेल्फिश लोग हैं। साथियों, इसी की तरह कांग्रेस की पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, ये लोगों को 60 साल से ज्यादा सेंटर की सत्ता में रहने का मौका मिला, परंतु 60 सालों में इन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया है। पर अब जब इनका अस्तित्व खतरे में है तो ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे सभी SC, ST, OBC व पिछड़े समाज को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आपको बस इनसे एक ही सवाल पूछना है कि भाई तुम जो भी वादे कर रहे हो, तुम पहले वो वादे जहां पे तुम्हारे राज्य की सरकार चल रही है वहां पूरे करो, फिर यहाँ पे आना। आकाश आनंद के इस भाषण में अमर्यादित भाषा को लेकर चुनाव आयोग ने मामला दर्ज कराया, लेकिन जब मायावती ने आकाश आनंद के इस भाषण को सुना तो वह आकाश आनंद पर आग बबूला हो गई और उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं में शिरकत करने पर रोक लगा दी। मायावती का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 मई को मायावती ने आनंद आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की घोषणा को भी वापस ले लिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मायावती ने आकाश आनंद को इस बात को लेकर बुरी तरह बेइज्जत किया था। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इस घटना को लेकर बुआ और भतीजे के बीच आपसी संबंध बहुत खराब हो गए हैं, लेकिन इस घटना से यह तो स्पष्ट हो गया है कि मायावती भ्रष्टाचार से कमाई अवैध संपत्ति को बचाने के चक्कर में बसपा को बर्बाद कर सकती हैं। हालांकि मायावती के आकाश आनंद को इस तरह फटकार लगाए जाने के बाद बसपा का एक खेमा मायावती से नाराज हो गया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि आकाश आनंद बुआ मायावती से इतने नाराज हो गए हैं कि वह अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तहकीकात जारी है, ब्यूरो की रिपोर्ट।